नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सेल। सेल क्या है? सेल दोस्तों हमारे जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या बिल्डिंग ब्लॉक है? यानी सबसे छोटी इकाई है। और ये रक्त के बूंद में, एक रक्त के बूंद में लगभग 40 से 50 लाख पाई जाती हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये हमारी सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो केंद्र में पाया जाता है। तो ये सेल के पार्ट्स हैं और इन्हीं पार्ट्स के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सेल कितने प्रकार की होती है। सेल दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है मानव जीव जानवर में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 70S होती है दोस्तों, और ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है। सिंपल सेल यानी बिना मेम्ब्रेन और बिना न्यूक्लियस की ये होती है। आगे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है 80S भी कहते हैं। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और अन्य ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि पाए जाते हैं। ये मनुष्य व जानवरों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं सेल का सबसे आउटर पार्ट, सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मीन्स कोशिका, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। तो ये कोशिका की झिल्ली है दोस्तों, ये कोशिका की झिल्ली है। तो ये दोस्तों कोशिका की झिल्ली होती है, जो बाहरी परत यानी कोशिका की बाहरी परत पतली, इलास्टिक और सेमी मेम्ब्रेबल। क्या? सेमी मेम्ब्रेबल। ये 3 परतीय झिल्ली है, जिसमें लगभग 3 परतें पाई जाती हैं, जो पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती हैं, अंदर के पदार्थों की रक्षा करती है और बाहर से अनयूजुअल पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है, जिसका निर्माण प्रोटीन व लिपिड से हुआ है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक थैली जैसा पदार्थ जहां ऑर्गेनेल्स रहते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर व मेम्ब्रेन के भीतर का भाग है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है? प्रोटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, क्रोमोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि, वे सभी प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, सबसे और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे छोटी सेल हमारे शरीर स्पर्म में पाई जाती है, और सबसे छोटी सेल अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी सेल न्यूरॉन सेल होती है, और सबसे बड़ी सेल अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है। और मनुष्य के शरीर में बात करें तो ओवम, जो महिलाओं में पाई जाती है, वो सबसे बड़ी सेल होती है शरीर में। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो उसे टिश्यू कहा जाता है, और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की दोस्तों खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, और न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक
जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और ये सेल के सारे कार्य, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और डीएनए गुणसूत्र जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है जो डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कई बार इसके उपनाम से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिंकर ने की थी और नाम अल्टमैन ने दिया, और नाम अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा और बेंडा ने से माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। उपनाम, इसके उपनाम कौन कौन से हैं जिनसे बार बार सवाल पूछा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम हैं एटीमेल और कभी कभी से पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जागृह आदि नामों से पुकारा जाता है। उपनाम एटीपी मेल, पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जागृह। कार्य, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और यह एरोबिक ऊर्जा का निर्माण करता है। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है जो रॉड के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इसके पास खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। इसके पास खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री का कार्य करते हैं और जिनकी खोज जॉर्ज पैलेडेनी की थी। ये प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S का निर्माण करते हैं। कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है दोस्तों? ये न्यूक्लियस के बाहर चिपके रहते हैं। ये सेल है दोस्तों और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर चिपके रहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इस कारण से ये खुरदरे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ यानी चिकने होते हैं। ये लिपिड और स्टेरॉयड यानी वसा का संश्लेषण कार्य करता है। ये लिपिड स्टेरॉयड यानी वसा का संश्लेषण कार्य करता है। आइए अब आगे देखते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है दोस्तों? गोल्जी बॉडी जो है इसका उपनाम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस अपना कार्य करती है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी सेम टू सेम वही कार्य करती है। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करना और उन्हें सही स्थान पर भेजना होता है। लाइसोसोम का निर्माण भी यहीं से शुरू होता है। अगर पूछा जाए लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है तो उसका सही आंसर गोल्जी बॉडी होगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली यानी क्लीन अप क्रू यानी डाइजेस्टिव बैग इसके उपनाम हैं। लाइसोसोम को कई बार एग्जाम में आत्महत्या की थैली, क्लीन अप क्रू यानी डाइजेस्टिव बैग और आदि नामों से पुकारा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी। इसका कार्य, इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोलिसिस होते हैं जो बाहरी कणों और पुरानी कोशिकाओं को पचा देते हैं और ये मृत सेल का परीक्षण करता है। इसीलिए इसे
क्लीन अप क्रू कहा जाता है। वैक्यूल्स, क्या वैक्यूल्स, ये जल की थैलियां हैं जो जल की आपूर्ति करती हैं, जो जल की आपूर्ति करती हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोशिका विभाजन के साथ कई तुर्क यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, जो गुणसूत्रों को अलग करने में मदद करता है। ठीक है, स्पिंडल का निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर का, जो गुणसूत्रों को अलग अलग करने में मदद करता है। ठीक है, धागे नुमा संरचना जो डीएनए व प्रोटीन का योग, सेंट्रोसोम क्या है? धागे नुमा संरचना है जो डीएनए व प्रोटीन का योग है। ये मानव कोशिका में क्रोमोसोम जो है 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार में विभाजित होते हैं। ऑटोसोम्स 22 जोड़े और कुल संख्या 46। ठीक है, ऑटोसोम 22 जोड़ी और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ी। ठीक, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने सेल के सभी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा कर ली। एक बार रिवीजन करते हैं। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ये 3 झिल्लियों से घिरी हुई होती है। ये बाहरी झिल्ली होती है और इसका मुख्य कार्य पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मा एक सेल के अंदर का वह भाग है जिसमें और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्मा कहे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोस्तों कोशिका का नियंत्रण या मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। ये कोशिका को वृद्धि और उसके कार्यों को नियंत्रण करता है। इसके बाद न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग होता है उसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा दोस्तों एक तरल जेली नुमा पदार्थ होता है जिसमें सभी ऑर्गन्स जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा बता दिया है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। प्रोटोप्लाज्मा बता दिया दोस्तों। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दोस्तों इसे गुणसूत्र भी कहते हैं और ये हमारे सेक्स यानी जेनेटिक जानकारी रखता है और सेल डिवीजन में मदद करता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसका मुख्य कार्य दोस्तों, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करना होता है। कोशिका के प्रोटीन की पैकेजिंग करता है और उसे किस जगह जरूरत है वहाँ ले जाता है। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम जो है ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और जीवित सेल की खोज लीवेनहॉक ने की थी। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वे होते हैं जहाँ राइबोसोम्स चिपके रहते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और स्मूथ वो होते हैं जहाँ एडिपोज टिश्यू यानी चिकनी वसा चिपकी रहती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जल की थैलियां हैं जो कोशिका के अंदर जल का नियंत्रण करती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली, डाइजेस्टिव बैग और क्लीन अप क्रू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज डी दुबे ने की थी और इसका मुख्य कार्य होता है सेल के जो मृत सेल हो जाती हैं उनका सफाया करना, उनको क्लीन करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।